आप देख रहे हैं फेयर नोटबुक चैनल। सीखो सही, लिखो फेयर। नमस्कार, स्वागत है आपका फेयर नोटबुक चैनल की ओर से। आज की हमारी वीडियो का विषय गुप्तकाल अथक सृजनशीलता का युग। गुप्तकाल भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण युग माना जाता है। इस काल में भारत में राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उन्नति हुई। इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह पाठ गुप्त काल की शासन व्यवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति और महान व्यक्तित्वों की उपलब्धियों से परिचित कराता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि शांति और सुशासन किसी भी सभ्यता के विकास में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे गुप्त कौन थे। गुप्त काल को कभी कभी भारतीय इतिहास का उत्कृष्ट युग क्यों कहा जाता है। इस समय भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य भागों में क्या हो रहा था और इस काल के कुछ महान व्यक्तित्व कौन थे, आज भी उनके बारे में प्रचलित कथाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं। तो जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, यह है 3वीं से लेकर 6वीं शताब्दी तक की अवधि के साम्राज्य और राज्य। तो गुप्त साम्राज्य भी इनमें से एक ही था, अत्यंत शक्तिशाली, जो 3वीं से 6वीं शताब्दी तक समृद्ध और प्रभावशाली रहा। इसकी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र थी। गुप्त काल भारतीय इतिहास का वह काल है जिसे अत्यंत गौरवपूर्ण माना जाता है। इस काल में भारत ने केवल राजनीतिक शक्ति ही नहीं पाई, बल्कि समाज, संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान और कला के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। 3वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक फैले इस काल में देश में शांति और स्थिरता बनी रही, जिससे लोगों को सुरक्षित जीवन मिला। जब समाज में भय और युद्ध कम होते हैं, तब मनुष्य ज्ञान, रचनात्मकता और विकास की ओर आगे बढ़ता है। गुप्त शासकों ने ऐसा ही वातावरण तैयार किया जिसके कारण यह काल अथक सृजनशीलता का युग कहलाया और इतिहासकारों ने इसे भारत का स्वर्णिम युग कहा। गुप्त वंश का उदय और विस्तार। कुषाण साम्राज्य के कमजोर पड़ने के बाद उत्तर भारत में कई नए राजवंश उभरे। इसी समय गुप्त वंश का उदय भी हुआ। प्रारंभ में गुप्त शासक छोटे क्षेत्र पर शासन करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई। चंद्रगुप्त प्रथम ने वैवाहिक संबंधों और राजनीतिक समझदारी के माध्यम से अपने राज्य को मजबूत किया। उसके बाद समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ। यह साम्राज्य उत्तर भारत से लेकर मध्य और पश्चिम भाग तक फैल गया। इस विस्तार के साथ गुप्त शासक उस समय के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली शासकों में गिने जाने लगे। महान शासक और उनकी नीतियां। इस काल का जो है सबसे महान जो शासक है वो समुद्रगुप्त को माना जाता है। उन्होंने अनेक युद्ध किए और कई राजाओं को पराजित किया, लेकिन उनका उद्देश्य केवल भूमि जीतना नहीं था। जो राजा उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते, उन्हें अपने राज्य पर शासन करने की अनुमति दी जाती। इससे साम्राज्य बिना अधिक रक्तपात के मजबूत बनता चला गया। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है, के समय गुप्त काल की सांस्कृतिक और बौद्धिक उन्नति चरम पर पहुंच गई। दिल्ली का लौह स्तंभ, जो आज भी बिना जंग लगे खड़ा है, उस समय के उन्नत धातु विज्ञान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रशासन और शासन व्यवस्था। गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही संगठित और प्रभावी थी।
पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था ताकि शासन सही ढंग से चल सके। प्रत्येक प्रांत में स्थानीय अधिकारी, मुखिया और शासक नियुक्त किए जाते थे। भूमि दान की व्यवस्था प्रचलित थी, जिससे प्रशासन और धार्मिक संस्थाओं को सहयोग मिलता था। इन दानों का पूरा विवरण ताम्र पत्रों पर लिखा जाता था। भूमि कर, व्यापार कर और अन्य करों से प्राप्त धन का उपयोग सेना, प्रशासन, सड़क निर्माण, मंदिरों और शिक्षा को बढ़ावा देने में किया जाता था। इसी सुदृढ़ व्यवस्था के कारण गुप्त साम्राज्य लंबे समय तक स्थिर बना रहा। समाज और लोगों का जीवन। गुप्त काल में समाज सामान्यतः सुखी था, समृद्ध था। चीनी यात्री फा शियन के विवरण से हमें पता चलता है कि नगर साफ सुथरे थे, लोग शांतिपूर्ण जीवन जीते थे और व्यापार अच्छी स्थिति में था। गरीबों, अनाथों और रोगियों की देखभाल की जाती थी तथा वैद्य उन्हें निःशुल्क उपचार देते थे। हालांकि समाज में पूरी तरह से समानता थी ऐसा नहीं कहा जा सकता। कुछ वर्गों को नगरों से बाहर रहना पड़ता था और उनके साथ भेदभाव भी किया जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि गुप्त साम्राज्य उन्नत तो था, लेकिन सामाजिक असमानताएं वहाँ भी मौजूद थी। व्यापार और आर्थिक समृद्धि। गुप्त काल में भारत का आंतरिक और विदेशी व्यापार अत्यंत विकसित था। देश के भीतर नगरों और गांवों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। बाहर से कपड़ा, मसाले, रत्न, हाथी दांत और आभूषण विदेशों में भेजे जाते थे। बदले में सोना, चांदी प्राप्त होती थी। भारत का व्यापार रोम, मिस्र, अरब, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन तक फैला हुआ था। समुद्री मार्गों के कारण भारतीय बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए थे। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और सांस्कृतिक संपर्क भी बढ़ा। कला और स्थापत्य। गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इस समय बनी मूर्तियां संतुलित, सौम्य और भावपूर्ण है। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी, उदयगिरी की गुफाएं और देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर गुप्तकालीन कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। इन कलाकृतियों में देवताओं के साथ साथ मानव भावनाओं का भी सुंदर चित्रण मिलता है। गुप्तकालीन कलाकारों ने सौंदर्य और सरलता का अद्भुत संतुलन बनाया, जिसका प्रभाव आगे आने वाले युगों की कला में भी दिखाई देता है। साहित्य और शिक्षा। गुप्त काल में संस्कृत साहित्य में अभूतपूर्व उन्नति की। महाकवि कालिदास ने मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी अमर रचनाएं लिखी, जिनमें प्रेम, प्रकृति और मानवीय भावनाओं का सुंदर वर्णन है। इसी समय नालंदा जैसे महान शिक्षा केंद्र विकसित हुए, जहां देश विदेश से विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। पुराणों का संकलन और व्यवस्थित लेखन भी इसी काल में हुआ, जिससे भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं मजबूत बनी। विज्ञान और चिकित्सा। गुप्त काल विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान में क्रांतिकारी विचार दिए और बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने ग्रहणों की व्याख्या की। ब्राह्मणी ने खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान और वास्तुशास्त्र पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। इसी काल में आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता को व्यवस्थित रूप दिया गया, जिनसे रोगों, शल्य चिकित्सा और स्वस्थ जीवन के नियम बताए गए हैं। गुप्त वंश का पतन। 6वीं शताब्दी के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। हूणों के आक्रमण, आंतरिक संघर्ष और नए क्षेत्रीय शासकों के उदय ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। धीरे धीरे गुप्त सत्ता समाप्त हो गई, लेकिन उनकी उपलब्धियां समाप्त नहीं हुई। गुप्त काल की कला, विज्ञान, साहित्य और प्रशासनिक परंपराएं
आगे के भारतीय इतिहास को दिशा देती रहीं और आज भी भारत की सांस्कृतिक पहचान का वे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पाठ में यह जानकारी भी दी गई है कि आयुर्वेद को गुप्त काल में संहिताबद्ध किया गया था। चिकित्सा की भारतीय पारंपरिक प्रणाली की जड़ें कई शताब्दियों पुरानी हैं। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथ गुप्त काल में संकलित और पूर्ण किए, जो आयुर्वेद के आधारभूत ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ रोगों के वर्गीकरण और उनके निदान, उपचार एवं अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में आहार के महत्व और शल्य चिकित्सा तकनीक जैसे अनेक विषयों पर जानकारी देते हैं। यह अपने समय की दृष्टि से बहुत उन्नत थे, जिनका आज भी उपयोग होता है। आयुर्वेद मन, शरीर और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को महत्व देकर समग्र उपचार पर बल देता है। तो इस पाठ से हमने सीखा कि गुप्त काल भारतीय इतिहास का वह महत्वपूर्ण युग था जिसे शांति, स्थिरता और रचनात्मक उन्नति के लिए जाना जाता है। इस काल में गुप्त शासकों ने एक मजबूत और संगठित शासन व्यवस्था स्थापित की, जिससे समाज को सुरक्षित वातावरण मिला। परिणाम स्वरूप कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान और व्यापार जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ। साम्राज्य का विस्तार बुद्धिमत्तापूर्ण नीतियों, कूटनीति और सीमित युद्धों के माध्यम से हुआ, जिससे राजनीतिक स्थिरता बनी रही। इस समय समाज सामान्यतः समृद्ध था, नगर सुव्यवस्थित थे और लोगों के जीवन स्तर में सुधार भी यहाँ दिखाई देता है। यद्यपि समाज में कुछ असमानताएं मौजूद थी। भारत का आंतरिक और विदेशी व्यापार दूर दराज के देशों तक फैला था, जिससे आर्थिक मजबूती आई। गुप्त काल में संस्कृत साहित्य, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, गणित, खगोल विज्ञान और आयुर्वेद में नई ऊंचाइयां छुईं। हालांकि बाद के वर्षों में बाहरी आक्रमणों और आंतरिक कमजोरियों के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन इस युग की सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धियां भारतीय इतिहास की स्थायी धरोहर बन गई। इस पाठ के प्रारंभ में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। जैसे कि प्रारंभ में पूछा गया था गुप्त कौन थे और गुप्त काल को कभी कभी भारतीय इतिहास में उत्कृष्ट युग, क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर है गुप्त एक शक्तिशाली राजवंश था जिसने तीसरी से लेकर छठी शताब्दी सामान्य संवत तक भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसे उत्कृष्ट युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय के दौरान कला, साहित्य और वास्तुकला में अभूतपूर्व प्रगति हुई। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में नए नए आविष्कार हुए। साम्राज्य में आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक स्थिरता थी। प्रश्न है, इस समय भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य भागों में क्या हो रहा था? इसका उत्तर है, जिस समय उत्तर भारत में गुप्तों का शासन था, उस समय मध्य भारत में वाकाटक राजवंश का शासन था, जिसकी राजधानी नंदीवर्धन थी। दक्षिण भारत में पल्लव और पांड्य जैसे राजवंश शक्तिशाली हो रहे थे। सुदूर दक्षिण के राज्यों के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत हो रहे थे। इसके बाद प्रश्न है, इस काल के कुछ महान व्यक्ति कौन थे और आज भी उनके बारे में प्रचलित कथाएं महत्वपूर्ण क्यों हैं? इसका उत्तर है, इस काल के जो प्रमुख व्यक्तित्व थे उनमें कालिदास एक महान कवि और नाटककार, उनकी रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत साहित्य के क्षेत्र में बहुत महत्व रखती हैं। उसके बाद आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, शून्य का आविष्कार किया और पृथ्वी की गति का सिद्धांत इन्होंने दिया। ब्रह्ममिहिर प्रसिद्ध ज्योतिषी और वैज्ञानिक। तो इन व्यक्तित्व के बारे में जो कथाएं प्रचलित हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे साहस, ज्ञान, रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच को प्रेरित करती हैं और हमें उस युग की उपलब्धियों से भी परिचित करवाती हैं। इस पाठ के बीच में जो क्रियाकलाप दिए गए हैं उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। जैसे कि आइए विचार करें के अंतर्गत पूछा गया है,
आपके विचार से राजाओं ने अपनी उपलब्धियों को अभिलेखों के माध्यम से क्यों प्रस्तुत किया होगा? इसका उत्तर है, राजाओं ने अपनी उपलब्धियों को अभिलेखों के माध्यम से प्रस्तुत किया क्योंकि वे स्थायी प्रमाण छोड़ देना चाहते थे। अभिलेख पत्थर या धातु होने से सदियों तक ये अभिलेख सुरक्षित रहते थे। प्रचार अपनी शक्ति और विजयों का प्रदर्शन करने के लिए वंशज और भावी पीढ़ी अपने उत्तराधिकारियों और भविष्य के लोगों को अपने कार्यों की जानकारी देने के लिए और वैधता स्थापित करना अपने शासन को न्यायसंगत और महान सिद्ध करने के लिए ही उस समय के राजाओं ने अपनी उपलब्धियों को अभिलेखों के माध्यम से प्रस्तुत किया होगा। पेज नंबर 151 आइए पता लगाएं के अंतर्गत पूछा गया है कि जो हमने छठी कक्षा का अध्याय इतिहास की समय रेखा और उसके स्रोत पढ़ा था, उसमें अनेक स्रोत सूचीबद्ध किए थे जो हमें अतीत को समझने में मदद करते हैं। इस अध्याय में अब तक जिन स्रोतों का उल्लेख हुआ है उनकी एक सूची बनाइए। तो इस अध्याय में अतीत को समझने के लिए जो स्रोत हमें मिलते हैं उनमें अभिलेख हैं, जिनमें शिलालेख और स्तंभ लेख हैं। राजाओं की विजय, शासन और दान की जानकारी हमें इनसे मिलती है। सिक्के, शासकों, उनकी उपाधियों, धर्म और आर्थिक स्थिति का इनसे हमें पता चलता है। साहित्यिक ग्रंथ जैसे कि पुराण या प्रशस्तियाँ हैं। राज्यों, समाज और शासकों के बारे में इनसे जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों के वर्णन, इनसे हमें समाज, नगरों और यहाँ की जो जीवन शैली है उसका पता चलता है। पुरातात्विक अवशेष, कला, स्थापत्य और तकनीक की विकास की जानकारी हमें पुरातात्विक अवशेषों के माध्यम से मिलती है। इसके बाद है पेज नंबर 151 पर ही पूछा गया कि भारत का राजनीतिक मानचित्र लेकर उन वर्तमान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पहचान कीजिए जहां गुप्त शासकों ने शासन किया। इन राज्यों को मानचित्र पर चिन्हित कीजिए और यह गणना करें कि आपको कुल कितने राज्यों के बारे में पता चला। तो गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जो राज्य आते थे वो थे उत्तर प्रदेश, जिसमें प्रयाग, साकेत और कुसुमपुरा का इलाका, बिहार, मगध और पाटलिपुत्र का इलाका, मध्य प्रदेश, उदयगिरी और सांची का क्षेत्र, झारखंड का कुछ भाग, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र, ओडिशा तटीय भाग, राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र, हरियाणा, दिल्ली, महरौली, गुजरात, महाराष्ट्र, वाकाटक के सहयोगी क्षेत्र। तो कुल लगभग 12 वर्तमान राज्य गुप्त साम्राज्य के प्रभाव क्षेत्र में थे। इसके बाद पेज नंबर 153 आइए पता लगाएं के अंतर्गत ऊपर दिए गए फाशियन के यात्रा विवरण को पढ़ें और उनके द्वारा वर्णित समाज की मुख्य विशेषताओं की पहचान करें। तो फाशियन के यात्रा विवरण से गुप्तकालीन समाज की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार पता चलती हैं। लोग सामान्यतः सुखी थे और संतुष्ट थे। नगर साफ सुथरे और व्यवस्थित थे। व्यापार और व्यवसाय समृद्ध थे। गरीबों, रोगियों और अनाथों की देखभाल की जाती थी। वैद्य निशुल्क उपचार करते थे। समाज में कुछ वर्गों के साथ भेदभाव भी होता था। तो फाशियन के यात्रा विवरण से हमें यह जानकारी मिलती है। आगे पृष्ठ संख्या 155 के अनुसार पूछा गया है कि दरबार में बैठी हुई प्रभावती गुप्त, इन पर बनी हुई चित्रकारी देखें। उनके वस्त्र, मुद्रा, आसपास के लोगों और दरबार की व्यवस्था पर ध्यान दें और ये सभी आपको उनके जीवन, भूमिका और समय के बारे में क्या बताते हैं, इस पर चर्चा करें और लिखें। तो इस चित्र से हमें पता चलता है कि प्रभावती गुप्त एक सम्मानित और शक्तिशाली शासिका थी। उनके अच्छे वस्त्र और आभूषण उनके उच्च पद को दर्शाते हैं। दरबार की व्यवस्था और उपस्थित अधिकारी बताते हैं कि वे शासन कार्य संभालती थी। इससे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, प्रतिष्ठा और उस समय के संगठित शासन का पता चलता है। पृष्ठ संख्या 159 भविष्य और ध्रुव के साथ काल यंत्र में बैठकर गुप्त काल की सैर करते हैं।
यदि आपको आर्यभट्ट और ब्राह्मगिरी से मिलने का अवसर मिले तो आप उनसे क्या पूछेंगे? तो आप अपनी समझ के अनुसार कुछ प्रश्न तैयार कर सकते हैं। किस तरह के वो प्रश्न हो सकते हैं? तो जहाँ पर कुछ उदाहरण, जैसे कि आप आर्यभट्ट से प्रश्न कर सकते हैं, आपने यह कैसे जाना कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? ग्रहणों की सही गणना आपने किस विधि से की? गणित सीखने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? ब्राह्मगिरी से प्रश्न किए जा सकते हैं, आपने मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाया होगा? वास्तु और नगर नियोजन का क्या महत्व है? और खगोल विज्ञान का मानव जीवन से क्या संबंध है? तो इस तरह के प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 160, जहाँ पर जो है 3 चित्र दिए गए हैं, 7.151 से लेकर 7.153 तक। तीसरे चित्र में गुप्त काल की पकी हुई मिट्टी यानी टेराकोटा से बनी मूर्ति और भारत की पवित्र नदियां गंगा और जमुना को दर्शाया गया है। उनके वाहन उन्हें अलग पहचान देते हैं। गंगा जैसे मगरमच्छ पर पौराणिक प्राणी है जो उस पर खड़ी है, और जमुना कछुए पर खड़ी हैं। इसी प्रकार पहली 2 मूर्तियों को भी आप ध्यान से देखें। इन्हीं के बारे में प्रश्न है कि जो पहली 2 मूर्तियां हैं गुप्तकालीन मूर्तियां, इनकी विशेषताओं को देखकर आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? वहाँ किन देवताओं को दर्शाया गया है? तो आप लिख सकते हैं कि जो पहला चित्र है बाईं ओर, वह भगवान शिव का है। पहचान, इस मूर्ति में तीसरा नेत्र जो कि माथे पर है और जटाओं यानी बालों का जूड़ा और अर्धचंद्र दिखाई दे रहा है, जिससे हम इन्हें भगवान शिव के रूप में पहचान सकते हैं। जो दूसरा चित्र है मध्य वाला, वह भगवान विष्णु। इन्होंने सिर पर ऊंचा मुकुट, गले में लंबी वनमाला पहन रखी है। इनके निचले बाएं हाथ में शंख है जो विष्णु जी का प्रमुख चिन्ह है। जो तीसरी मूर्ति है उसके विषय में हम जान ही चुके हैं कि वे पवित्र नदियां गंगा और यमुना हैं। पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। जैसे कि यहाँ पूछा गया, कल्पना कीजिए आपको गुप्त साम्राज्य में रहने वाले किसी व्यक्ति से एक पत्र मिलता है और पत्र का प्रारंभ होता है पाटलिपुत्र से अभिवादन, जहाँ का जीवन सुखमय और उत्साह से भरा है। कल ही मैंने देखा। तो गुप्त साम्राज्य के जीवन का वर्णन करते हुए एक संक्षिप्त लेख यहाँ लिखना है और इस पत्र को पूरा करना है। तो इस पाठ से जो जो हमने सीखा उसी का सार आपने यहाँ पर लिखना है। तो पत्र को हम शुरू कर सकते हैं। पाटलिपुत्र से अभिवादन, यहाँ का जीवन सुखमय और उत्साह से भरा है। कल ही मैंने देखा गंगा नदी के तट पर बसे नगर, जहाँ दूर दूर से व्यापारी आए हुए थे। व्यापार में रेशमी वस्त्र, मसाले, आभूषण, मिट्टी के सुंदर बर्तन बिक रहे थे। नगर की सड़कें साफ सुथरी हैं और चारों ओर शांति का वातावरण है। यहाँ लोग अपने काम में व्यस्त रहते हुए प्रसन्न दिखाई देते हैं। किसान खेतों में मेहनत करते हैं और अच्छी फसल उगाते हैं। व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करते हैं। नगर में विद्या का सम्मान है। गुरुकुलों और शिक्षा केंद्रों में विद्यार्थी वेद, गणित, ज्योतिष और चिकित्सा का अध्ययन कर रहे हैं। नालंदा जैसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों की चर्चा हर जगह होती है। जहाँ का राजा न्यायप्रिय है और प्रजा की भलाई पर ध्यान देता है। कर व्यवस्था सरल है और लोग बिना भय के अपना जीवन जीते हैं। गरीबों, रोगियों और अनाथों की सहायता की जाती है। वैद्य निःशुल्क उपचार देते हैं जिससे लोग स्वस्थ रहते हैं। कला और संस्कृति यहाँ के जीवन का अभिन्न अंग है। मंदिरों में सुंदर मूर्तियाँ हैं और दीवारों पर चित्रकारी की गई है। कवि और विद्वान राजसभा में सम्मान पाते हैं। महाकवि कालिदास जैसे कवियों की रचनाएं लोग बड़े चाव से सुनते हैं। कुल मिलाकर गुप्त साम्राज्य में जीवन शांत, सुरक्षित और समृद्ध है। यहाँ रहकर यह अनुभव होता है कि शांति और अच्छे शासन से समाज कितनी उन्नति कर सकता है। इसके बाद प्रश्न, किस गुप्तकालीन शासक को विक्रमादित्य नाम से जाना जाता है? तो गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी।
प्रश्न, शांति काल सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, साहित्य और विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास लाने में सहायक होते हैं। गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो गुप्त साम्राज्य में लंबे समय तक शांति बनी रही। इस शांति काल के कारण कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति का तेजी से विकास हुआ। महाकवि कालिदास जैसे विद्वानों ने अपनी महान रचनाएं रची। आर्यभट्ट और बराहमिहिर ने गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मंदिर, मूर्तिकला और चित्रकला का भी इस समय विकास हुआ। इसलिए यह कथन गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में पूरी तरह से सही है। प्रश्न है, किसी गुप्तकालीन शासक की राजसभा का एक दृश्य लें और उसे नाटकीय रूपांतरित कीजिए। इसमें राजा, मंत्री और विद्वानों जैसी भूमिकाएं हों। आपको यहाँ पर कुछ हिंट दे रहे हैं कि आप किन विषयों पर जो है वार्तालाप लिख सकते हैं। जैसे राजा चंद्रगुप्त द्वितीय प्रजा का हाल पूछते हैं, मंत्री कर व्यवस्था और राज्य की शांति के बारे में जानकारी देते हैं। जो राज्यसभा में विद्वान मौजूद हैं वो नए ग्रंथों और ज्ञान पर चर्चा करते हैं। कवि अपनी रचनाओं का पाठ करते हैं। तो संवाद का सार क्या है कि राजा विद्वानों को सम्मान देते हैं, कहते हैं कि ज्ञान और कला से राज्य महान बनता है। मंत्री बताते हैं कि राज्य में शांति है। विद्वान और कवि राजा की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार यह दृश्य गुप्त युग की शांति, विद्वान और सांस्कृतिक राजसभा को जीवंत करता है। इसमें आपने अपने अनुसार वार्तालाप लिख लेना है। मिलान कीजिए। अगला प्रश्न है, कांचीपुरम यह 1000 मंदिरों का शहर इस रूप में प्रसिद्ध है। उज्जैनी, तो इसका मिलान होगा प्राचीन भारत में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र। उदयगिरी, यह स्थान चट्टान काटकर बनाई गई गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अजंता, जातक कथाओं को दर्शाने वाले जीवंत गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और पाटलिपुत्र, यह गुप्त शासकों की राजधानी थी। प्रश्न है, पल्लव कौन थे और उन्होंने कहाँ शासन किया? इसका उत्तर है, पल्लव एक शक्तिशाली दक्षिण भारतीय राजवंश थे। उन्होंने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ भागों पर शासन किया। उनकी राजधानी जो है वो कांचीपुरम थी। इसके बाद अपने शिक्षकों के साथ निकट के किसी ऐतिहासिक स्थल, संग्रहालय या विरासत भवन की यात्रा का आयोजन करें। इस यात्रा के बाद आपको जो अनुभव किया उसका वर्णन करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। इस रिपोर्ट में ऐतिहासिक महत्व, वास्तुकला, कलाकृतियों या यात्रा के दौरान आपके द्वारा सीखे गए किसी रोचक तथ्य के बारे में महत्वपूर्ण अवलोकनों को सम्मिलित करें। तो इस तरह की यात्रा आपने ऑर्गेनाइज करनी है और वहाँ से जो आप अनुभव लेके आएंगे उसको लिखना है। अनुभव आप अपना कैसे साझा कर सकते हैं? इस प्रकार लिख सकते हैं कि हमने अपने शिक्षकों के साथ एक ऐतिहासिक स्थल, उसका नाम भी लिख सकते हैं, या कोई संग्रहालय, उसकी शैक्षिक यात्रा का आयोजन किया। यह यात्रा बहुत ज्ञानवर्धक रही, रोचक रही। वहाँ पहुंचकर हमें उस स्थल के बारे में, वहाँ के इतिहास के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी प्राप्त हुई। इस स्थल का ऐतिहासिक महत्व बहुत है। यह हमें प्राचीन काल के शासकों, समाज और संस्कृति की जानकारी देता है। वहाँ के गाइड ने बताया कि यह स्थान उस समय शिक्षा, कला या शासन का प्रमुख केंद्र रहा होगा। वहाँ की वास्तुकला सुंदर और आकर्षक थी। पत्थरों पर की गई नक्काशी, स्तंभों की बनावट और भवन की संरचना से उस समय के कारीगरों की कुशलता का हमें पता चलता है। दीवारों पर बनी आकृतियाँ और मूर्तियाँ धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को दर्शाती हैं। संग्रहालय में रखी गई कलाकृतियाँ, सिक्के, प्राचीन वस्तुएं हमें अतीत से जोड़ती हैं। एक रोचक तथ्य यह था कि कुछ मूर्तियां बिना किसी आधुनिक औजार के बनाई गई थी। इस यात्रा से मेरी इतिहास की समझ विकसित हुई। अब इतिहास मुझे केवल किताबों का विषय नहीं बल्कि वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ लगता है। इस यात्रा ने सीखने की रुचि और बढ़ा दी। तो इस प्रकार से
इस ऐतिहासिक यात्रा के बारे में आप विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। गुप्त काल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि अक्सर आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। जैसे गुप्त कौन थे, तो इसका उत्तर है गुप्त उत्तर भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। उन्होंने 3री से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी के बीच शासन किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। प्रश्न, गुप्त काल को उत्कृष्ट युग या स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है? इस काल में शांति और स्थिरता थी। कला, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा और प्रशासन में असाधारण विकास हुआ, इसीलिए इस काल को उत्कृष्ट युग कहा जाता है। प्रश्न, गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो यह थी पाटलिपुत्र। यह एक प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। इसके बाद प्रश्न है कि समुद्रगुप्त को महान शासक क्यों माना जाता है? इसका उत्तर है उन्होंने अनेक विजय अभियान किए, साथ ही कला, व्यापार और विद्वानों को संरक्षण दिया। प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। वे विद्वानों और कलाकारों के महान संरक्षक थे। प्रश्न है, दिल्ली का लौह स्तंभ क्यों प्रसिद्ध है? यह बिना जंग लगे आज भी खड़ा है। यह गुप्त काल के उन्नत धातु विज्ञान का प्रमाण है। प्रश्न है कि गुप्त प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका उत्तर है वहाँ का प्रशासन सुव्यवस्थित था। साम्राज्य को प्रांतों में बांटकर स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से शासन किया जाता था। इसके बाद प्रश्न है, ताम्रपत्र क्या होते थे? इसका उत्तर है ताम्रपत्र तांबे की पट्टियाँ थी। इनमें भूमिदान और प्रशासनिक आदेश लिखे जाते थे। प्रश्न है कि गुप्त काल में कर व्यवस्था कैसी थी? तो इसका उत्तर है कर व्यवस्था सरल और व्यवस्थित थी। भूमि कर राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। प्रश्न है कि फाशियन कौन थे? इसका उत्तर है फाशियन एक चीनी बौद्ध यात्री थे। उन्होंने गुप्तकालीन समाज का अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। प्रश्न है, फाशियन के अनुसार गुप्त समाज की विशेषता क्या थी? तो उनके अनुसार नगर साफ सुथरे थे और गरीबों और रोगियों की देखभाल की जाती थी। प्रश्न है, गुप्त काल में व्यापार की क्या स्थिति थी? वहाँ का व्यापार अत्यंत विकसित था। भारत का व्यापार रोम, अरब और दक्षिण पूर्व एशिया से होता था। प्रश्न है, गुप्त काल को कला का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इस काल में उत्कृष्ट मूर्ति कला और चित्रकला विकसित हुई। कला में सौम्यता और संतुलन दिखाई देता है, इसीलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न है, जनता की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध हैं? इसका उत्तर है ये गुफाएं जातक कथाओं के सुंदर चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये गुप्त और वाकाटक काल की कला को दर्शाती हैं। प्रश्न है, उदयगिरी की गुफाओं का क्या महत्व है? इसका उत्तर है जहाँ चट्टान काटकर गुफाएं बनाई गई और इसमें भगवान विष्णु की उत्कृष्ट प्रतिमाएं हैं। इसके बाद प्रश्न है, नालंदा क्यों प्रसिद्ध था? तो नालंदा एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र था। यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। कालिदास कौन थे? इसका उत्तर है कालिदास संस्कृत के एक महान कवि थे। उन्होंने मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम जैसी अमर रचनाएं लिखी। प्रश्न, आर्यभट्ट कौन थे और उन्होंने क्या किया? इसका उत्तर है आर्यभट्ट गुप्त काल के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे जो कुसुमपुरा में रहते थे। उन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा और प्रस्तावित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है जिससे दिन और रात बनते हैं। जीरो का आविष्कार भी उन्होंने किया। प्रश्न, ब्राह्मणी कौन थे और उनका क्या योगदान था? इसका उत्तर है ब्राह्मण उज्जैनी में रहने वाले गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और ज्योतिषी थे। उनके वृहत संहिता ग्रंथ में खगोल विज्ञान, ज्योतिष, मौसम पूर्वानुमान, वास्तुकला, नगर नियोजन और कृषि की विस्तृत जानकारी मिलती है। प्रश्न है, आयुर्वेद का विकास गुप्त काल में कैसे हुआ? तो इसका उत्तर है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता को इस काल में व्यवस्थित किया गया, उन्हें पूरा किया गया, तो इससे चिकित्सा विज्ञान में बहुत उन्नति हुई। प्रश्न है, गुप्त काल किस धर्म के अनुयायी थे?
इसका उत्तर है अधिकांश गुप्त शासक भगवान विष्णु के भक्त थे, फिर भी वे अन्य सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। इसके बाद प्रश्न, समुद्रगुप्त एक महान योद्धा कैसे थे? इसका उत्तर है समुद्रगुप्त ने अनेक युद्ध लड़े और कई राजाओं को पराजित किया। उनकी महत्वाकांक्षा पूरी पृथ्वी को एक करना थी और कुछ राजाओं ने उनकी शक्ति से भयभीत होकर बिना युद्ध के ही समर्पण कर दिया था। प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? इसका उत्तर है गुप्त साम्राज्य में एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी। केंद्रीय नियंत्रण की बजाय साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया और स्थानीय शासकों को भूमि दान में दी गई और उन्हें कुछ शक्तियां भी दी गई। तो यह थी वीडियो गुप्त काल अथक सृजनशीलता का काल। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल फेयर नोटबुक को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।